गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज मूवमेंट्स ऑफ ओशनिक वाटर वेव्स एंड करंट्स का पार्ट 3 लेकर हम आपके सामने आए हैं। महासागरीय जल की गतियां, तरंगे और धाराएं आज हम पढ़ेंगे। आज जो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे वो है प्रशांत महासागर की धाराओं के बारे में। मैं डॉक्टर संदीप यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। अब से पूर्व के जो व्याख्यान थे उसमें हमने धाराएं और तरंगों के बारे में पढ़ा कि तरंगें दो प्रकार की होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स। और जो धाराएं हैं, धाराओं का भी अलग अलग रूप देखने को मिला हमें। प्रवाह धारा, विशाल धारा और सर्कन। साथ ही हमने महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण भी जाने, जिसमें ये धाराएं क्यों उत्पन्न होती हैं। तापमान की भिन्नता के कारण, लवणता में भिन्नता, सागरों में वर्षा और वाष्पीकरण, स्थायी पवनों का प्रभाव, ऋतु परिवर्तन, पृथ्वी का परिभ्रमण, तटरेखा की आकृति, समुद्री तली की आकृति, वायुदाब आदि। इसके अलावा हमने बात की थी कि धाराएं जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं, उनके तापमान की वजह से और उनके उद्गम स्थल। अगर ठंडे इलाकों से उद्गम हो रही हैं तो वो ठंडा पानी लेकर प्रवाहित होती हैं, तो उन्हें हम ठंडी जल धारा कहते हैं। और उष्ण या गर्म इलाकों से अगर वो प्रवाहित हो रही हैं गर्म पानी लेकर, तो उसको हम उष्ण जल धारा बोलते हैं। इस मानचित्र के अंदर जो नीले रंग की धाराएं आपको देखने को मिल रही हैं वो हैं ठंडी जल धाराएं, और जो गर्म धाराएं हैं वो सारी इसमें लाल या गुलाबी रंग से देखने को मिल रही हैं। प्रशांत महासागर की धाराएं। अंध महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर का विस्तार अधिक होने तथा तटवर्ती प्रदेशों के आकार में भिन्नता के कारण इस महासागर की धाराओं के क्रम में भी भिन्नता पाई जाती है। उत्तरी प्रशांत महासागर की जो धाराएं हैं उनके बारे में हम पहले जानेंगे। पहली इसमें है नॉर्थ इक्वेटोरियल वार्म करंट या उत्तरी भूमध्य रेखीय गर्म धारा। मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट के सागरीय क्षेत्रों से पश्चिम की ओर प्रवाहित द्वीप समूह तक यह धारा प्रवाहित होती है। विषुवत रेखीय प्रदेश में उत्पन्न होने और बहने के कारण यह गर्म जल की धारा है। उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों के प्रभाव में यह पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। फिलीपीन द्वीप समूह के निकट यह दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक शाखा उत्तर की ओर प्रवाहित होकर ताइवान द्वीप तक पहुंचती है, जो उत्तर की ओर आगे जाने पर क्यूरोसिवो धारा कहलाती है, और दूसरी शाखा दक्षिण की ओर मुड़कर अपनी दिशा पूर्व की ओर कर लेती है और यह प्रति विषुवत रेखीय धारा कहलाती है। पृथ्वी की वार्षिक गति तथा सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने से उत्तरी विषुवत रेखीय धारा की दक्षिणी सीमा में अक्षांशीय परिवर्तन देखने को मिलता है। शीतकाल में इसकी उत्तरी सीमा 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा ग्रीष्म काल में 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रहती है। इस चित्र के अंदर, मानचित्र जो आपके सामने है, उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ से ये धारा चल रही है। ये आपकी नॉर्थ इक्वेटोरियल धारा है। इसमें यहाँ पहुंचने पर, फिलीपीन के निकट पहुंचने पर ये दो भागों में विभाजित हो गई। ऊपर की तरफ जो भाग गया ये क्यूरोसिवो धारा के रूप में हो गया, और जो दक्षिण की तरफ में मुड़ गया वो आपका काउंटर इक्वेटोरियल करंट के रूप में तब्दील हो गया। दूसरी है ये क्यूरोसिवो धारा। यह एक गर्म जल की धारा है जो अंध महासागर की गल्फ स्ट्रीम धारा के अनुरूप एशिया महाद्वीप के पूर्वी तट पर प्रवाहित होती है। जैसे गल्फ स्ट्रीम अमेरिका के उधर पहुंचती है, ऐसे ही ये उसी प्रकार की धारा है जो एशिया के पूर्वी तटों पर बहती है। उत्तरी विषुवत रेखीय धारा स्थायी पवनों के प्रवाह से जहां उत्तर की ओर मुड़ जाती है, वहीं से यह धारा उत्पन्न होती है। दक्षिणी मध्य चीन,
के तट के सहारे सहारे प्रवाहित होती हुई रिक्यू द्वीप के निकट पछुआ पवनों के प्रभाव क्षेत्र में आने से पूर्व यह धारा पूर्व की ओर मुड़ जाती है। जैसे वो धारा आपकी गल्फ स्ट्रीम की पूर्व में मुड़कर यूरोप की तरफ हो जाती है, इसी प्रकार से ये भी मुड़ जाती है पूर्व की तरफ में। जब क्यूरोसिवो धारा जापान के निकट पहुंचती है तब इसका रंग गहरा नीला होने के कारण इसे जापानी लोग काली धारा ब्लैक स्ट्रीम ऑफ जापान कहते हैं। जापान के दक्षिणी सागर में यह दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक धारा जापान के पश्चिम में बहती है और दूसरी जापान के पूर्वी तट के सहारे बहती हुई क्यूराइल द्वीपों तक पहुंचती है। यहाँ से यह धारा पूर्व की ओर प्रवाहित होकर उत्तरी प्रशांत प्रवाह कहलाती है। जैसे उसमें नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, ऐसे ये नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट के नाम से कहलाती है। जापान के पश्चिमी तट पर बहने वाली शाखा को सुशिमा धारा कहते हैं, जो आगे चलकर क्यूराइल ठंडे पानी की धारा से मिल जाती है। उत्तरी प्रशांत प्रवाह वैंकूवर द्वीप के निकट दो भागों में विभक्त हो जाता है। एक शाखा उत्तर की ओर अलास्का के सहारे सहारे बहती हुई पुनः पश्चिम की ओर मुड़कर उत्तरी प्रशांत प्रवाह में मिल जाती है। इस उत्तरी शाखा को अलास्का की गर्म धारा कहते हैं। दक्षिण की ओर बहने वाली दूसरी शाखा कैलिफोर्निया की ठंडी धारा कहलाती है। अगर आप इस मानचित्र में देखेंगे तो ये आपको जो दिख रही है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये मुड़ा, इसका एक भाग जो उत्तर की तरफ गया ये क्यूरोसिवो धारा के रूप में बन गया और नीचे वाला आपका इक्वेटोरियल काउंटर करंट के रूप में बन गया। और ये ऊपर आकर ऊपर से जो ये नीले रंग की ठंडे दल की धाराएं आ रही इससे मिली और इसकी दिशा यहाँ पर मुड़ गई। और दिशा मुड़ने के बाद ये जब अमेरिका के तट के निकट आती है तो एक शाखा इसकी ऊपर की तरफ में मुड़ गई, ये अलास्का की धारा है, और दूसरी शाखा आप देखें नीचे की तरफ में मुड़ गई, ये ठंडे जल की धारा है जिसको हम कैलिफोर्निया की धारा कहते हैं। तीसरा है क्यूराइल धारा। जिस प्रकार उत्तरी अंध महासागर में लेब्राडोर की धारा है, उसी प्रकार उत्तरी प्रशांत महासागर में क्यूराइल की धारा है। यह धारा बेरिंग जल संधि से होकर प्रशांत महासागर में साइबेरिया के पूर्वी तट पर प्रवाहित होती है। क्यूराइल द्वीपों के पूर्वी तट पर प्रवाहित होने के कारण इसे क्यूराइल की ठंडी धारा कहते हैं। इसे ओयासिवो धारा भी कहते हैं। जापान के पूर्व में जब यह क्यूरोसिवो धारा से मिलती है तो वहाँ घना कोहरा छा जाता है और मछली उत्पादन का एक अच्छा क्षेत्र यहाँ पर बन जाता है। फिर एक कैलिफोर्निया की धारा, यह उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर चलने वाली ठंडे जल की धारा है। यह धारा उत्तरी प्रशांत प्रवाह का अधिकांश जल लेकर दक्षिण की ओर बहती हुई कैलिफोर्निया के तट तक जाती है। इसी कारण इस धारा को कैलिफोर्निया की ठंडी धारा कहते हैं। यह विषुवत रेखा के उत्तर में पश्चिम की ओर मुड़कर उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा में मिल जाती है। आप देखिए ये आपका एक पूरा का पूरा एक सेल बन गया है। इसके अंदर जो ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, ये ऊपर जाके क्यूरोसिवो करंट बना। यहाँ से क्यूराइल द्वीप से जो ये धारा आ रही है, ये ओयोशियो धारा, ये इसमें मिल गई ठंडे पानी की, और ये दोनों मिलकर यहाँ पर मुड़ जाते हैं, जो कि नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट के नाम से बनती हैं। इसमें भी दो शाखाएं फाड़ हो जाती हैं। दूसरी शाखा ऊपर की तरफ में जो जा रही है यह अलास्का में चली गई, और अलास्का से चक्कर काटने के बाद ये पुनः वापस इसी नॉर्थ पैसिफिक में शामिल हो जाती है। और जबकि दक्षिणी धारा जो है ये इसकी कैलिफोर्निया की ठंडी जल धारा के रूप में बनती हुई वापस नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट के रूप में इसमें शामिल हो जाती है। तो ये एक पूरा चक्कर इसमें ऊपर की तरफ में बन जाता है। अब बात करेंगे हम दक्षिणी प्रशांत महासागर की धाराओं के। पहली प्रति भूमध्य रेखीय धारा, काउंटर इक्वेटोरियल करंट। अंध महासागर में जो स्थिति प्रति भूमध्य रेखीय धारा की, उसी प्रकार स्थिति प्रशांत महासागर में इस धारा की है। यह धारा पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हुई प्रशांत महासागर में
चलती है और इसके चलने के दो कारण हैं। उत्तरी तथा दक्षिणी भूमध्य धाराएं जब पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं तब फिलीपीन द्वीप समूह और न्यू गिनी द्वीप से टकराकर अपने दाएं और बाएं घूम जाती हैं। दोनों धाराओं का अंदर की ओर घूमा हुआ जल प्रति भूमध्य रेखीय धारा के रूप में पूर्व की ओर बहता हुआ मध्य अमेरिका के तट तक पहुंचता है। दूसरा, स्थायी पवनों द्वारा एकत्रित जल पूर्व की एक और सामान्य ढाल की तरह प्रवाहित होने लगता है और मध्य अमेरिका के तट तक जाता है। इस प्रकार यह धारा जल संतुलन का काम करती है। आप देखिए, ये आपकी जो दक्षिण की जो धारा जो चल रही है, साउथ इक्वेटोरियल करंट, ये यहाँ पर आके द्वीप समूह के पास में आकर ये जब ये यहाँ आई तो इसमें एक धारा तो ऊपर की तरफ में चलेगी और दूसरी इसकी काउंटर इक्वेटोरियल करंट के रूप में चलेगी। ये आपको इसमें चित्र में स्पष्ट नजर आ रहा है कि ये जो हरे रंग का दिख रहा है, ये काउंटर इक्वेटोरियल करंट इसमें देखने को मिल रहा है। फिर है दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा। अगर दक्षिणी भूमध्य रेखा धारा की मानचित्र पर बात करें तो ये काउंटर इक्वेटोरियल करंट के नीचे ये दक्षिण इक्वेटोरियल करंट दिख रहा है, जो इधर जाकर ये इंडोनेशिया द्वीप समूह जो इधर है, इन द्वीप समूह से टकराकर ये नीचे की तरफ में घूम जाती है पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा के रूप में। यह गर्म जल की धारा है और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण उत्पन्न होती है। यह धारा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। न्यू गिनी द्वीप के पूर्व में यह दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। दक्षिण की शाखा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर प्रवाहित होती है, जिसे पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा कहते हैं, जो अभी चित्र में मैंने बताया, और उत्तरी शाखा घूमकर प्रति विषुवत रेखीय धारा में सम्मिलित हो जाती है। दो धाराओं में जो बटी उसकी ऊपरी जो है नॉर्थ वाली, वो काउंटर इक्वेटोरियल करंट में शामिल हो जाती है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा न्यू गिनी द्वीप के निकट दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा की एक शाखा दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। इसी धारा को पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा कहते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर प्रवाहित होने वाली गर्म जल की धारा है, जो 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट पहुंचने पर पछुआ पवनों के प्रभाव से पूर्व की ओर मुड़कर वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के साथ मिलकर दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट तक जाती है। आप इस चित्र में देखेंगे ये पूर्वी धारा घूम गई है नीचे पहुंचने पर दक्षिण में, और जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट नीचे से चल रही है नीले रंग से आपको देखने को मिल रही ठंडी जल धारा है, इसके साथ घूमती हुई ये दक्षिणी अमेरिका के तट तक पहुंच जाती है। चौथी है हम्बोल्ट अथवा पीरू की धारा। और एक है अंटार्कटिका प्रवाह। तो पहले बात करेंगे हम्बोल्ट की धारा की। अंटार्कटिक धारा अथवा पश्चिमी पवन प्रवाह जो है, वो जल दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर में विषुवत रेखा तक बहकर जाता है और दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा में मिल जाता है। इस ठंडी जलधारा को हम्बोल्ट ने विस्तृत अध्ययन किया था, इसीलिए इसको हम उन्हीं के नाम से हम्बोल्ट की जलधारा या पीरू की ठंडी धारा कहते हैं। ये यहाँ से आई घूम के और ये नीचे से दक्षिणी अमेरिका के ये जो अटाकामा का डेजर्ट है उसके साथ से ये ऊपर उठकर आई और ये फिर साउथ इक्वेटोरियल करंट के अंदर मिल जाती है। और ऐसे ही इस चित्र के अंदर जो अंटार्कटिका प्रवाह है, ये नीचे की तरफ में इसमें बहता हुआ नजर आ रहा है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के रूप में। ये ठंडी जलधाराएं हैं दोनों की दोनों। अंटार्कटिका प्रवाह में प्रशांत महासागर में अंटार्कटिक सागर का ठंडा जल पवनों की सहायता से पूर्व की ओर प्रवाहित होता है। यह प्रशांत, अंध और हिंद महासागर की सम्मिलित धारा है। ये तीनों सागरों के अंदर ये नीचे की तरफ में ही अंटार्कटिका के सारे बहता रहता है और इसके जो दिशा है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। पछुआ पवनों द्वारा उत्पन्न होने के कारण इस धारा को पछुआ पवन प्रवाह या वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये तीनों ही सागरों में, चाहे अंध सागर हो, प्रशांत सागर हो, हिंद महासागर हो,
उसमें इसकी स्थिति एक जैसी देखने को मिलती है और ये पछुआ पवनों की वजह से चल रही है, इसलिए इसको वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी हम बोलते हैं। तो आज के इस व्याख्यान में हमने प्रशांत महासागर के उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधारा और दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधाराओं का अध्ययन किया। जाना कि उत्तरी में और दक्षिण में वो किस प्रकार से एक सेल बना लेती हैं। भूमध्य रेखा से उठती हुई चलती हुई ये उत्तर की तरफ में गर्म धारा ऊपर पहुंच के ठंडी होती है, ठंडी धाराओं से मिलकर ठंडी धाराओं के रूप में ये वापस भूमध्य रेखा की तरफ में आती हैं और एक चक्र का निर्माण करती हैं। इसी तरीके से दक्षिण में ये भूमध्य रेखा से उठकर नीचे की तरफ में जाती हैं, गर्म जलधारा की तरफ में ऑस्ट्रेलिया से मुड़कर ये दक्षिणी अमेरिका की तरफ जब जाती हैं ठंडी बंद हो जाती हैं और ठंडी जलधाराएं दक्षिण अमेरिका के तट के सहारे ऊपर उठती हुई वापस भूमध्य रेखा की धारा में मिल जाती हैं और अलग अलग सेल का निर्माण करती हैं। तो उसके साथ ही हमारा ये आज का तीसरा भाग पूर्ण हुआ। चौथे भाग के अंदर हम हिंद महासागर की जलधाराओं और इन जलधाराओं का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह सब चीजें हम अपने इस चौथे भाग के अंदर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।